नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। मेरे ख्याल से वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों की कुछ बेसिक समझ होगी, लेकिन ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट को यदि हम आसान शब्दों में बोले तो एक ऐसा एरिया जिसका समस्त जो पानी है एक बिंदु से जाता हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक क्षेत्र है, ठीक है, और इसका जो समस्त पानी है जो ये बहा के इस दिशा में आ रहा है, तो इसका जो पानी है ये यहाँ से नीचे जा रहा है। मतलब यदि इसकी डेफिनेशन को भी हम पढ़ें, वाटरशेड इज सिंपली दैट जियोग्राफिक एरिया थ्रू विच वाटर फ्लोस अक्रॉस द लैंड एंड ड्रेन्स इनटू कॉमन बॉडी ऑफ वाटर। इसका यदि हम हिंदी समझे तो एक ऐसा एरिया का पानी जो एक जगह से फ्लो होता हो, उसी को हम वाटरशेड कर रहे हैं। वेदर ए स्ट्रीम, रिवर, लेक और ओशियन, मतलब ये हर उसमें लागू होता है, चाहे वो छोटी स्ट्रीम हो या बड़ी रिवर हो या लेक हो या बड़े महासागर हो। द वाटरशेड बाउंड्री विल मोर और लेस फॉलो द हाईएस्ट रीज लाइन अराउंड द स्ट्रीम। जो वाटरशेड का जो बाउंड्री है वो एक रीज लाइन को फॉलो करती है around the stream channel and meet the bottom or lowest point of the land where water flows out of the watershed, the mouth of the waterway। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो वाटरशेड है, वाटरशेड की जो कहानी है वो आपको समझ में आई होगी। हम आगे चलते हैं। मच ऑफ द वाटर कम्स फ्रॉम रेनफॉल एंड स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ, मतलब ज़्यादातर जो पानी है वो बारिश, रेनफॉल बारिश के दौरान ही आता है। The quality and quantity of storm water is affected by all the alternation to the land। मतलब मिट्टी की जो प्रकार है उस पर डिपेंड करता है कि पानी की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी कैसी है। माइनिंग, एग्रीकल्चर, रोडवेज, अर्बन डेवलपमेंट एंड द एक्टिविटीज ऑफ पीपल विद इन ए वाटरशेड, मतलब किसी वाटरशेड में कैसा पानी होगी, उसकी मात्रा कैसी होगी, उसकी जो क्वालिटी कैसी होगी, ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में क्या वो माइनिंग वाला एरिया है, क्या वो एग्रीकल्चर का में ज़्यादा पानी यूज़ होता है, क्या वहाँ से रोडवेज मतलब रोड बने हुए हैं, या वहाँ पर वो शहरी क्षेत्र से लगा हुआ। एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल विद इन अ वाटरशेड, और लोगों की क्या दिनचर्या, क्या वहाँ के लोगों का पानी ज़्यादा यूज़ करने की हैबिट है। वाटरशेड आर यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अदर वाटरशेड बाय नेचुरली एलिवेटेड एरियाज, मतलब जो वाटरशेड होता है वो नेचुरली ही एक वाटरशेड से दूसरे वाटरशेड के बीच में अंतर होता है। तो यहाँ हम लोग वाटरशेड का जो मीनिंग है उसको समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, कि वाटरशेड एक ऐसा एरिया है जिसका समस्त पानी एक चैनल से निकलता है। आगे हम लोग वाई आर वाटरशेड इम्पोर्टेंट, वाटरशेड का इम्पोर्टेंट क्यों है, विशेष तौर पे हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है कि हमारे देश में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है और कुछ एरियाज है जहाँ पर काफ़ी लोएस्ट रेनफॉल होता है। स्पेशली इन राजस्थान के एरिया में जो कुछ रेगिस्तानी एरिया है या रेगिस्तान से लगे एरिया, वहाँ पे काफ़ी लो रेनफॉल होती है, अराउंड 500 mm से भी कम रेनफॉल होती है, और उसमें कैसे सर्वाइव करते हैं, तो उस एरिया के कॉन्टेक्स्ट में वाटरशेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ हाई रेनफॉल होती है वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इम्पोर्टेंट काफ़ी है। Watershed are important because the surface water features and storm water runoff within a watershed ultimately drain to other bodies of water. Okay. It is essential to consider these downstream impact when developing and implementing water quality protection and restoration actions. Okay. Everything upstream ends up downstream. We need to remember that we all live downstream, and that over every
एक्टिविटीज कैन अफेक्टेड डाउन स्ट्रीम वाटर। ओके, जनरली जो लोगों की जो बसावट होती है वो डाउन स्ट्रीम में ही होती है, तो इसको थोड़ा सा वाटरशेड आर इम्पोर्टेंट बिकॉज द सरफेस वाटर फीचर्स एंड स्ट्रॉम रन ऑफ विद इन ए वाटरशेड अल्टीमेटली ड्रेन टू अदर बॉडीज ऑफ वाटर। ओके ठीक, आगे समझते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलता है तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट हैज़ बीन प्राइमरीली फोकस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज सच एज एयर, लैंड एंड वाटर। तो वाटरशेड मैनेजमेंट की जहाँ बात आती है, साथ में ही इन्वायरमेंट के ऊपर भी हमारा प्राइमरीली फोकस हो जाता है, और स्पेशली जैसे एयर, लैंड एंड वाटर। मोस्ट एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन डिक्रीजिंग pollutant emission to air and water, improved landfills, remediation of waste sites and contaminated groundwater, protection of rare and endangered species, design of waste management practices to control water and contaminated runoff and much more। तो वाटर सेट मैनेजमेंट में सभी चीज़ें आती है कि हमें हवा का भी मैनेजमेंट करना है, वाटर का भी करना है, जो सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, जो वेस्ट साइड है उसको भी सही से मैनेज करना है। साथ ही जो पानी जो ग्राउंड में जा रहा है वो कंटेमिनेटेड वाटर ना जाए, नहीं तो उस एरिया में बीमारियां फैलने का खतरा होता है। Next, a watershed is an area of land and water boundaries by drainage divide within which the surface runoff collect and flows out of the watershed through single outlet into a larger river lake। Okay, types of watershed, इसको समझते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है। टाइप्स ऑफ वाटरशेड अर्थात वाटरशेड के भी डिफरेंट types of watershed is classified depending upon the size, drainage, shape and land use pattern। तो एक एरिया का जो वाटरशेड है वो भी डिज़ाइन किया हुआ है। डिज़ाइन किया हुआ अर्थात वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सब वाटरशेड, ये 10,000 से 50,000 हेक्टेयर के बीच का एरिया वाले को हम सब वाटरशेड बोलते हैं। मिली वाटरशेड 1,000 से 10,000 हेक्टेयर वाले को मिली वाटरशेड। माइक्रो वाटरशेड 100 टू 1,000 हेक्टेयर एंड मिनी वाटरशेड 1 टू 100 हेक्टेयर। तो जनरली जो हम लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर में छोटे एनजीओ के साथ जो काम होता है वो इन दोनों ही एरिया में मुख्यतः होता है। जब बड़े डैम वगैरह बनते हैं तो फिर वो इन दोनों के बीच में बनते हैं। तो ये टाइप्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट, द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम आर to control damaging runoff and degradation, therapy, conservation of soil and watershed, soil and water। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो पानी का जो रनऑफ है, रनऑफ को थोड़ा समझ लेते हैं। रनऑफ भी एक थोड़ा सा नया वर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक वाटरशेड है, ठीक है, ये पानी बह 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 के आ रहा है, ठीक है, और ये पानी की जो रफ्तार है, वैसे जनरली ऊपर से जो पहाड़ी से जो पानी बह के आ रहा है तो पानी की जो रफ्तार जो तेज होती है, जितना तेजी से आता है उसको रनाप बोलते हैं, ठीक है। और यदि ये तेजी से आ रहा है पानी, तेज रन ऑफ इसका तेज है, इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, तो निश्चित तौर पे डिग्रेडेशन करेगा, सॉइल को नुकसान करेगा, वहाँ पर जो वनस्पति है उसको नुकसान करेगा। तो इसको
सही करने के लिए जो थेरेपी जो कार्य किए जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, उसको लेकर जो संरक्षण को लेकर जो काम किए जाते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट। दूसरा है कि टू मैनेज एंड यूटिलाइज द रन ऑफ वाटर फॉर यूजफुल पर्पस। जो रन ऑफ, जो पानी का जो तेज बहाव है, उसको मैनेज करना है और उसको यूटिलाइज करना है सही पर्पस के लिए। थर्ड, टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड इम्प्रूव द लैंड ऑफ वाटरशेड फॉर मोर एफिशिएंट एंड सस्टेन प्रोडक्शन। फोर्थ है to protect and enhance the water resources originating in the watershed. फिफ्थ है to check soil erosion and to reduce the effect of sediment yield on the watershed. Six है to rehabilitate the deteriorating lands. सेवन्थ है टू मॉडरेट द फ्लड्स पीक एट डाउन स्ट्रीम एरियाज। मतलब जो नीचे वाले एरिया है, यदि वाटरशेड प्रबंधन ऊपर वाले एरिया में हम अच्छे से करेंगे तो जो नीचे वाले एरिया है उनमें फ्लड का खतरा कम होगा। एट्थ है टू इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर। नाइन है टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर्स, फोडर एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वेरी गुड। टेंथ है टू इनहेंस द ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेन एवर एप्लीकेबल। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अभी के समय में ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड कैरेक्टर, एक जो जो कारक है जो इसको बहुत फर्क डालते हैं वाटरशेड का कैरेक्टर। एक है साइज एंड शेप। कभी कभी जो वाटरशेड की साइज काफ़ी बड़ी होती है और शेप भी बड़ा होता है। टोपोग्राफी, कभी हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा एरिया है जिस पे स्ट्रक्चर बनाना, ये सब चीज़ें उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो एक चैलेंज होता है, वो एक फैक्टर होता है। सॉइल, यदि सॉइल काफ़ी डिग्रेडेड है ना, और रिलीफ, तो ये एक कैरेक्टर है, ये फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट को। बी में आएगा क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक, प्रीसिपिटेशन, अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब कितनी मात्रा में बारिश हो रही है, कितनी इंटेंसिटी है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। वाटरशेड ऑपरेशन, लैंड यूज पैटर्न, लैंड को किस तरीके से है, वेजिटेटिव कवर, मतलब उस एरिया में हरियाली कैसी है, डेंसिटी, एंड नेक्स्ट वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एंड उस एरिया की जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब लोगों की जो हैबिट है वो कैसी है। एक, in terms of purpose, to increase infiltration, to increase water holding capacity, to prevent soil erosion, method and accomplishment. Next is some of the watershed management structures, like broad beds and furrows, function to control erosion and to conserve soil moisture in the soil during rainy days। जो एक ब्रॉड बैंड फेरो होता है, ब्रॉड बैंड फेरो का पिक्चर हम लोग, एक पिक्चर में बनाने का प्रयास करता हूँ। सपोज करो कि अ, ये हमारा एक खेत है, ठीक है, और इस इसमें ये 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 हमारी ब्रॉड बेड, बेड मतलब जो जो पाली बोलते हैं, या बेड जिसके ऊपर कुछ फसलें लगाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, या हम लोग थोड़ा सा इसको नेट पे भी सर्च कर लेते हैं, ज़्यादा आपको अच्छे से इसको आप समझ पाओगे। ब्रॉड बेड फेरो है ना, ब्रॉड बेड फरो।
हम्म, तो आप देख पा रहे हो ये वाला जो पार्ट है, यदि हम इस वाले पार्ट को देखें तो ये जो हाइट पे है, मतलब जो ब्रॉड पे है, उस पे अलग अलग जगह प्लांट लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे सॉइल का इरोजन नहीं होता है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। वापस से हम लोग हमारे उस पे आ जाते हैं। हाँ, ब्रॉड बेड फरो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है इरोजन को मिट्टी के। ये सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करता है, मतलब यदि इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो सॉइल में जो है मॉइस्चर बना रहता है अ, बारिश के दिनों में। दूसरा जो है जनरल इंफॉर्मेशन, द ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम इज लेड विद इन द फील्ड बाउंड्रीज। एक खेत के अंदर होता है। द लैंड लेवल्स टेकन एंड इट इज लेड यूजिंग आइदर एनिमल ड्रॉ और ट्रैक्टर ड्रॉन रेजर्स, मतलब या तो पशुओं के द्वारा, बैलगाड़ी मतलब बैलों, या अलग अलग एरिया में भैंस वगैरह के द्वारा, भैंसा के द्वारा किया जाता है। उस मेथड से भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें बहुत सारी फसलें, जैसे मेज़ वाली क्रॉप है उसको लगा सकते हैं। साथ ही सोरगम को भी लगा सकते हैं, सोरगम अर्थात ज्वार। काफ़ी अच्छी मेथड है, क्लाइमेट एडाप्टिव मेथड है और वाटर सेविंग मेथड है। अगला है ब्रॉड बेड्स एंड फरोस। इसकी जो कॉस्ट है, अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट फॉर लेइंग बेड्स फरो इज रेस 1800 हेक्टेयर। ये वेरी करती हो सकता है, यदि आपके यहाँ पर मशीनरी इजीली अवेलेबल है तो 1 हेक्टेयर में आप 1000 रुपये भी कर सकते हो। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग थे ब्रॉड बेड फरोस के पास। तो इसकी जो कॉस्ट आती है पर हेक्टेयर लगभग 1800 दे रखा है, लेकिन इसको ये वेरी करती है एरिया वाइज, आपके यहाँ पर मशीनरी कैसे अवेलेबिलिटी है। तो इसके जो फीचर्स है, इससे सॉइल को मॉइस्चर रिटेन होता है और ड्राई लैंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंट्रोल सॉइल इरोजन, इससे मिट्टी कटाव बचता है। एक्ट एज अ ड्रेनेज चैनल ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, और जब ज़्यादा बारिश होती है उस समय ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि जो वाटर लॉगिंग को रोकती है और पानी डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वाटरशेड मैनेजमेंट में, कंटूर बंड्स। कंटूर बंड, यदि आप नीचे फोटोग्राफ में देख रहे हैं, नीचे जो फोटोग्राफ है, तो ये जो दोस्तों आपको जो ऐसी लाइनें दिख रही है, ऐसी लाइनें दिख रही है, ऐसी लाइनें दिख रही है, जो पत्थरों से बनी हुई लाइनें हैं, इसी को हम कंटूर बंड्स बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो कंटूर बंड्स है उनका क्या फंक्शन है? टू intercept the run of flowing down the slope by an embankment। ये हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो सीमेंटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप सोचो एग्जांपल के तौर पे, यदि यहाँ से ये पानी बह के सीधा आता, यदि कोई ये बैरियर नहीं होता और सीधा आता, तो इस पानी की जो रफ्तार काफ़ी तेज होती। यदि तेज रफ्तार होती तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसके टूटने के खतरे, इसके जो एम्बार्कमेंट है उसके टूटने के खतरे बहुत ज़्यादा होते। तो ये जो कंटूर बांध है, ये इस खतरे को रोकती है। दूसरा है जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इट हेल्प्स टू कंट्रोल रन ऑफ वेलोसिटी, मतलब इसकी रफ्तार को कम करती है। द एम्बार्कमेंट द एम्बार्कमेंट में बी क्लोज्ड और ओपन, सरप्लस अरेंजमेंट आर प्रोवाइड वेयर नेसेसरी। इसकी जो कॉस्ट आती है, अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ लेइंग कंटूर बंड्स इन 1400 हेक्टेयर। दिस इज आल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन व्हाट cost in your areas, labor easily available, or generally it done through the labor। नेक्स्ट है salient features, it can be adopted on all soils। एक अच्छी बात है कि इसको हर जगह कर सकते हैं। इट कैन बी लेड अप टू 6% स्लोप। इट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर इन द फील्ड।
नेक्स्ट इंटरवेंशन है बेंच टेरेसिंग। It helps the being sloping land into different levels strip to enable cultivation. It consists construction of step-like field along contours by half cutting and half filling. Original slope is converted into level fields. The vertical and horizontal intervals are decided based on the level slope. ठीक है, नेक्स्ट। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बेंच टेरेसिंग। जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर इस तरीके से ये होता है। ये नेक्स्ट है माइक्रो कैचमेंट फॉर स्लोपिंग लैंड्स। अब कैचमेंट किसको बोलते हैं, इस वर्ड को हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो सपोज करो कि हमारा ये एक वाटरशेड है, ठीक है। एक वाटरशेड है, पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये जितने एरिया से जो पानी आ रहा है ये एक वाटरशेड है, लेकिन जितने एरिया से जो पानी का जो सपोज करो ये वाटरशेड 500 हेक्टेयर का, तो 500 हेक्टेयर इसका कैचमेंट एरिया हो गया। समझे आप? 500 हेक्टेयर कैचमेंट एरिया हो गया। थैंक यू। तो इट यूजफुल फॉर इंसिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड इरोजन कंट्रोल फॉर ट्री क्रॉप्स। ओके। ओके, ये इस तरीके से जो थाले बनते हैं इसी को माइक्रो कैचमेंट मतलब ये जैसे ये इसके लिए ये हो गया इसके लिए। नेक्स्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर इंटरवेंशन है चेक डैम।